दोस्तों, जरा सोचिए, एक रात अचानक आसमान से बरसात मौत बनकर गिरे और सुबह जब आंख खुले तो आपका गांव, आपका घर, आपके खेत सब कुछ पानी में डूब चुका हो। पंजाब में यही हुआ है। 43 से ज्यादा लोग इस बाढ़ की बलि चढ़ गए। हजारों गांव तबाह हो गए और लाखों लोग आज भी छतों पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे पंजाब का वो दर्दनाक सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे पंजाब की उस तबाही की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। बारिश और बाढ़ की इस आपदा ने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया है। पिछले कुछ दिनों में 43 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घर तबाह हो गए हैं और लगभग 2000 से भी ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। दोस्तों, ये कोई सामान्य बारिश नहीं थी, ये 100 साल में आई सबसे बड़ी त्रासदी मानी जा रही है। हम आपको बताएंगे ये बाढ़ आई क्यों, किन जिलों में सबसे ज्यादा असर हुआ, कैसे किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं और सरकार व सेना किस तरह राहत और बचाव कार्य कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं पंजाब की इस त्रासदी की पूरी कहानी। पंजाब की बारिश और भूगोल का परिचय। पंजाब, जिसे भारत का अन्नदाता कहा जाता है, हमेशा से नदियों और नहरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ सतलज, ब्यास, रावी और घग्गर जैसी नदियां बहती हैं। लेकिन जब बरसात सामान्य से ज्यादा हो जाए तो यही नदियां जीवनदायिनी से विनाशकारी बन जाती हैं। जुलाई अगस्त के महीने में लगातार कई दिनों तक भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पंजाब में औसत से 3 गुना ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन हकीकत इससे भी कहीं ज्यादा भयावह निकली। बाढ़ की शुरुआत में लोग इसे सामान्य बारिश मानकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। पहले घग्गर नदी का पानी उफान पर आया, फिर सतलज और रावी ने भी किनारों को तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि गांवों के गांव डूबने लगे। मानसा जिले के लोगों ने बताया कि पहले पानी सिर्फ खेतों तक था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये पानी घरों और गलियों तक पहुंच गया। लोगों को भागकर ऊंची जगहों पर जाना पड़ा। शुरुआती पीड़ा की कहानियां। एक महिला जसबीर कौर रोते हुए कहती हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, घर पानी में डूब गया, बच्चों की किताबें बह गईं, बर्तन कपड़े सब खत्म हो गया, सिर्फ जान बचाकर भागे हैं। ऐसी सैकड़ों कहानियां हर गांव से सामने आईं। कहीं मवेशी बह गए, कहीं लोगों की जान चली गई और प्रशासन को तुरंत अलर्ट पर आना पड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे दर्दनाक हिस्से की जहां इस बाढ़ ने इंसानी जिंदगियों को निगल लिया। पंजाब में अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार 43 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आंकड़े सिर्फ आंकड़े होते हैं। असली पीड़ा उन परिवारों की है जिनका सब कुछ इस पानी में डूब गया। मौत और तबाही का खौफनाक मंजर। जालंधर जिले में 3 बच्चों और उनकी मां की मौत तब हुई जब उनका घर अचानक भरते पानी में ढह गया। अमृतसर में एक बुजुर्ग बाढ़ के पानी में बह गए। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। मानसा और फरीदकोट में कई किसान अपने खेत बचाने की कोशिश में पानी में फंस गए और वहीं जान गंवा बैठे। इन 43 मौतों के पीछे सिर्फ संख्या नहीं बल्कि कहानियां हैं। कहीं माता पिता ने अपने बच्चों को खोया तो कहीं बच्चे अनाथ हो गए। यहाँ मानसा जिले का नज़ारा देखिए, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। गांवों की गलियां अब छोटी नदियों में बदल चुकी हैं। लोग छतों पर बैठे हैं और सेना की नावों का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं अपने सामान को सिर पर रखकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ी हैं। प्रभावित जिले और गांव। इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर लुधियाना, मानसा, फिरोजपुर, अमृतसर, जालंधर, तरनतारन और पटियाला जैसे जिलों पर पड़ा है। लुधियाना, औद्योगिक इलाका पूरी तरह डूब गया, फैक्ट्रियों में मशीनें खराब हो गईं। मानसा, गांव दर गांव पानी में डूबा। घग्गर नदी का पानी बांध तोड़कर सीधे खेतों में घुसा। फिरोजपुर, सतलज नदी ने तबाही मचाई, खेत और घर दोनों डूब गए। अमृतसर, यहां तक कि सीमा के पास स्थित बीएसएफ चौकियां भी पानी में डूब गईं। जालंधर, यहां बारिश इतनी हुई कि शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। कुल मिलाकर 1900 से ज्यादा गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित हुए। लगभग 3.5 लाख लोग इस बाढ़ से सीधे प्रभावित हुए। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी आबादी एक ही बार में बेघर हो जाए तो हालात कितने भयावह होंगे। लोगों के पास न खाने को भोजन है, न पीने को साफ पानी और न ही सिर ढकने की छत। किसानों और फसलों पर असर। पंजाब, जिसे भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है, इस बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है। धान की फसल, जो इस समय लगभग पकने की स्थिति में थी, पूरी तरह पानी में डूब गई। कपास की फसल मानसून का सहारा लेकर बोई गई थी, लेकिन पानी ने जड़ों को ही सड़ा दिया। सब्जियां और फल मंडियों तक पहुंचने से पहले ही खेतों में नष्ट हो गए। कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि पंजाब के किसानों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये सिर्फ एक सीजन की फसल नहीं है, बल्कि किसानों की साल भर की मेहनत और उम्मीदें भी पानी में बह गईं। भाई साहब, हमने तो सब कुछ खत्म होते देखा। खेत में जो धान लगाया था वो अब कीचड़ बन चुका है।
ट्यूबवेल खराब हो गए, मशीनें डूब गईं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। मवेशियों का नुकसान। पंजाब के कई गांवों में गाय, भैंस, बकरियां पानी में फंसकर मर गईं। कुछ जगह किसान अपने मवेशियों को रस्सी से बांधकर ऊंचे स्थान पर ले गए, लेकिन अधिकतर जानवर बच नहीं सके। ये नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, क्योंकि किसान अपने मवेशियों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रभावित गांव 1902, प्रभावित लोग 3.8 लाख, मौतें 43, फसल नुकसान हजारों करोड़, मवेशियों की मौत हजारों। दोस्तों, पंजाब की धरती आज आंसुओं में डूबी हुई है। ये बाढ़ सिर्फ पानी की नहीं बल्कि दर्द और तबाही की बाढ़ है। लेकिन सवाल ये है कि इस संकट की घड़ी में सरकार और राहत एजेंसियां किस तरह लोगों की मदद कर रही हैं, और क्या ये मदद प्रभावित लोगों तक सही समय पर पहुंच पा रही है? इसका जवाब हम आपको देंगे स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस तरह पंजाब में बाढ़ ने गांवों, शहरों, किसानों और परिवारों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तबाही में लोगों को बचाने और मदद करने के लिए सरकार और एजेंसियां क्या कर रही हैं? तो आइए अब हम बात करते हैं राहत और बचाव अभियान की। एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे ही हालात बिगड़े, पंजाब सरकार ने तुरंत एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को तैनात किया। एनडीआरएफ की टीमों ने नावों और मोटरबोट्स के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला। हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और दवाइयां गिराई गईं। कई गांवों में बुजुर्गों और बीमार लोगों को स्ट्रेचर पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। यहां देखिए कैसे आर्मी के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को नाव पर चढ़ा रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि नाव को पकड़ने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है, और इस नाव में बैठे लोग वही हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे बिना खाना और पानी के काटे हैं। हॉकी खिलाड़ियों की भागीदारी। इस बाढ़ में एक खास पहलू यह भी रहा कि भारत के नामी हॉकी खिलाड़ी भी राहत कार्यों में उतर आए। रुपिंदर पाल सिंह, गुरविंदर सिंह चांडी और पूर्व खिलाड़ी जुगराज सिंह, इन सब ने खुद नाव चलाकर लोगों की मदद की। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में राशन बांटते दिख रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जब देश के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया, वही खिलाड़ी आज अपनी ही धरती पर नाव चला रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये वाकई प्रेरणादायक दृश्य है। सीमा सुरक्षा पर असर। बीएसएफ की मुश्किलें। पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से लगता है, और इस बाढ़ का असर सीमा पर तैनात बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर भी हुआ। घग्गर और रावी नदी में आई बाढ़ के कारण सीमा की फेंसिंग के कई किलोमीटर हिस्से बह गए। कई बीएसएफ चौकियां पूरी तरह पानी में डूब गईं। जवानों को ऊंचे टावर और अस्थायी शिविरों में रहना पड़ा। इससे सीमा की सुरक्षा को भी खतरा हुआ। प्रशासन ने तुरंत कहा कि बाढ़ कम होने के बाद फेंसिंग को दोबारा खड़ा किया जाएगा। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, क्योंकि जब सीमा पर बाढ़ आ जाती है तो गश्त और निगरानी पर सीधा असर पड़ता है। जनता की स्थिति और राहत शिविर। बाढ़ से प्रभावित लाखों लोग बेघर हो गए। उनके लिए स्कूल, कॉलेज और धर्मशालाओं में राहत शिविर बनाए गए। इन शिविरों में खाने पीने का इंतजाम किया गया, दवाइयां और डॉक्टर तैनात किए गए, छोटे बच्चों को दूध और बिस्कुट बांटे गए। लेकिन स्थिति इतनी आसान नहीं है। यहाँ देखिए ये राहत शिविर। सैकड़ों लोग एक ही हॉल में बैठे हैं। बच्चे जमीन पर सो रहे हैं, बुजुर्ग खाट पर लेटे हैं और महिलाएं रो रही हैं कि घर कब वापस जाएंगे। राशन है लेकिन पर्याप्त नहीं, डॉक्टर हैं लेकिन मरीज ज्यादा हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की मदद अभी भी हर कोने तक नहीं पहुंच पा रही है। महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें। महिलाओं को पीने का साफ पानी लाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। बच्चों को बुखार, दस्त और त्वचा रोग जैसी बीमारियां होने लगी। स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई रुक गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द ही स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो महामारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। भावनात्मक कहानियां। 1. एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, बेटा 2 दिन से दूध के बिना है, हम सिर्फ चावल का पानी पिला रहे हैं। 2. एक बुजुर्ग किसान कहते हैं, हमने 40 साल खेती की लेकिन पहली बार सब कुछ डूबते देखा। हमारे पास न घर बचा न खेत, हम कहाँ जाएं? दोस्तों, ये दृश्य दिल को झकझोर देने वाले हैं। राहत कार्य जारी है लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि हर हाथ कम पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि सरकार और राजनीति इस आपदा से कैसे निपट रही है? क्या मुआवजा और मदद सही समय पर लोगों तक पहुंच रही है? इस पर बात करेंगे अगले हिस्से में। दोस्तों, पंजाब की इस भयावह बाढ़ की तस्वीरें और कहानियां हमने आपके साथ साझा की। अब सवाल ये है कि सरकार ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या मुआवजा और मदद सही समय पर पहुंच रही है? और भविष्य में इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सरकार और राजनीति। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत दी जाएगी।
मृतकों के परिवार को 4-5 लाख रुपए तक का मुआवजा और किसानों को फसल नुकसान का विशेष पैकेज देने की घोषणा हुई। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने तैयारी में लापरवाही बरती। कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने कहा कि अगर पहले से नदियों के किनारों को मजबूत किया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। वहीं केंद्र सरकार ने भी एनडीआरएफ और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी और पंजाब को आपदा राहत फंड से मदद देने का ऐलान किया। राजनीतिक बहस अपनी जगह है, लेकिन बाढ़ से जूझते लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मदद, और वो भी तुरंत। मुआवजा और राहत योजनाएं। किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई। जिनका घर पूरी तरह बह गया है, उन्हें नया मकान बनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा हुई। जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके लिए मुफ्त राशन और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन असली चुनौती ये है कि ये मदद ग्राउंड लेवल तक कैसे और कितनी जल्दी पहुंचती है। कई गांवों के लोग अभी भी कहते हैं कि उनके पास न तो राशन पहुंचा, न ही कोई अधिकारी। भविष्य की चुनौतियां और सीख। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बाढ़ सिर्फ बारिश का नतीजा नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज और खराब जल प्रबंधन की भी देन है। 1. नदियों की सफाई नहीं। सतलज और ब्यास जैसी नदियों में गाद और अवैध कब्जे होने से पानी का बहाव रुक जाता है। 2. ड्रेनेज सिस्टम फेल। शहरों में नालों और सीवर की सफाई समय पर नहीं हुई। 3. जलवायु परिवर्तन। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कभी सूखा, कभी रिकॉर्ड तोड़ बारिश। अगर समय रहते नदियों के किनारे मजबूत नहीं किए गए और जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुधारी गई, तो आने वाले सालों में ये संकट और बड़ा हो सकता है। समाधान क्या हो सकते हैं? नदियों और नालों की नियमित सफाई और ड्रेजिंग। गांवों और शहरों में बाढ़ चेतावनी सिस्टम। किसानों के लिए फसल बीमा और तेज राहत योजनाएं। और सबसे अहम, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दीर्घकालिक योजना। निष्कर्ष, एक भावनात्मक अपील। दोस्तों, पंजाब की ये बाढ़ हमें ये सिखाती है कि प्राकृतिक आपदा किसी को बख्शती नहीं। ये किसान और मजदूर, अमीर और गरीब, शहर और गांव, सबको अपने साथ बहा ले जाती है। 43 लोग अपनी जान गंवा बैठे, हजारों घर तबाह हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन इस कठिन घड़ी में इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। चाहे वो सेना और एनडीआरएफ के जवान हो, चाहे हॉकी खिलाड़ी हो, या फिर आम गांव वाले जिन्होंने एक दूसरे को बचाने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, जहां तक हो सके बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। सरकारी राहत फंड, एनजीओ या स्थानीय संगठनों तक अपना सहयोग पहुंचाएं, क्योंकि शायद आपका छोटा सा योगदान किसी का घर, किसी की जिंदगी, किसी बच्चे का भविष्य बचा सकता है। ये थी पंजाब की बाढ़ की पूरी कहानी। बारिश और बाढ़ ने भले ही तबाही मचाई हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि पंजाब फिर से खड़ा होगा और एक बार फिर अपनी मेहनत और जज्बे से देश का अनाज का कटोरा कहलाएगा। जय हिंद।